हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? पढ़ भी रहे हो या नहीं? या फिर मैं इधर से वीडियो डालता हूँ और तुम लोग शेयर नहीं करते आजकल, क्लासें देख करके छोड़ देते हो। तो प्लीज़ क्लासों को शेयर किया करो। केवल 2-4 खुद के देखने से थोड़ी होगा, बाकी का भी भला होना चाहिए। और भगवान ने भी कहा है कि विद्या बाँटने से बढ़ती है, इसलिए तुम भी बाँटा करो, है ना? चलिए, आज हम अर्थव्यवस्था के अध्याय 2 को पढ़ेंगे। विकास ठीक से समझ में आ गया? लगभग मुझे लगता है विकास में सबका विकास हो गया होगा। आज हम वापस पढ़ते हैं। आज हम अध्याय 2 को पढ़ेंगे और अध्याय 2 में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन-कौन से हैं। हालांकि आपने इसको पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है, पर यहाँ पर हम थोड़ा सा और विस्तृत पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत गानों वाली और आवाज़ आ सकती है बाहर से। कोई नहीं भाई, देखो शादी ब्याह का माहौल चल रहा है, किसी का घर बस रहा है, तो अपन भी थोड़ी बहुत गाने तो सुन ही लेते हैं, क्या दिक्कत है। हाँ, तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि क्षेत्र कहते किसे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंदर क्षेत्र क्या होता है। कौन सा पेज आ गया रे? दिख रहा है? हाँ, क्षेत्र क्या होता है तो उसके बारे में हम देखते हैं। आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मापदंडों के आधार पर इन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। माने आर्थिक रूप से हमें समझने के लिए कि आर्थिक गतिविधियां किस तरह से हो रही है, तो कुछ मापदंड, जैसा कि हमने विकास के लिए कुछ मापदंड देखे थे कि एक विद्यार्थी के तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए हमने उसकी स्वच्छता के, उसकी हाइट के मापदंड लिए थे। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था की गतिविधियों के लिए भी मापदंड ले कि जो भाई इस लेवल के यहाँ तक ऐसे कार्य हैं, उन कार्यों को हम इस श्रेणी में रखेंगे, इस कार्य को इस श्रेणी में। इसे करके हमने कुछ समूह बनाए हैं और उन समूह को ही हम क्या कहते हैं, क्षेत्र क्या कहते हैं। यदि एक बार मैं वापस इसका नाम बोलूं तो एक बार ढंग से सुनेंगे तो याद हो जाएगा सीधे से। जैसे आर्थिक गतिविधियों को समझने के लिए, किसको समझने के लिए? आर्थिक गतिविधियों को, रुपए पैसे वाले मामले जो भी इधर उधर होते हैं वो किस तरह से होते हैं उसको समझने के लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण मापदंड रखे हैं और उन मापदंडों के आधार पर हमने इन समूहों को वर्गीकृत किया इन समूहों के अंदर। और इन समूहों को क्या कहते हैं? क्षेत्रक कहते हैं। और अब की क्लास के अंदर हम 3 प्रकार के क्षेत्रक पढ़ेंगे। हालांकि और अच्छी डिटेल में हम इकोनॉमी को पढ़ते तो उसमें 5 प्रकार के क्षेत्रक भी पढ़ लेते थे, पर यहाँ 3 दिए हैं तो हम 3 ही पढ़ेंगे। कौन कौन से 3 हैं उसकी बात हम करते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा बहुत डिटेल से ही निकाल के लाया क्या क्षेत्र के आधार पर वह किस किस तरीके से काम करता है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? वह क्षेत्र जो सीधा प्रकृति से उत्पाद लेकर के या प्राकृतिक उत्पाद से रिलेटेड हो उसे हम। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो प्राकृतिक उत्पाद को लेकर के विनिर्माण करता है, हालांकि डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और तृतीयक क्षेत्र जो सेवा क्षेत्र से आता है, जो इन दोनों को सेवाएं उपलब्ध करवाता है ताकि ये ठीक से चल सके, इसके लिए हो सकता है तृतीयक क्षेत्र, हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे। अब संचालन के आधार पर कौन कौन से क्षेत्र हैं कि कौन लोग उसको चलाते हैं। एक तो है संगठित क्षेत्रक और है असंगठित क्षेत्रक। संगठित कौन से? जो किसी ग्रुप में चलते हो, जैसे कि सरकार के कर्मचारी हो गए, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई। असंगठित क्षेत्र कौन कौन सी? वे जो सीधे, जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हो गए, वे लोग जिनकी रोजगार की कोई नियमितता नहीं है, सुबह घर से काम के लिए निकलते हैं, दिन में काम मिल गया तो ठीक, अन्यथा वापस आ जाते हैं, उस प्रकार के लोग होते हैं असंगठित लोग। इसमें और भी आएंगे। स्वामित्व के आधार पर हम देखें सार्वजनिक और निजी। सार्वजनिक और निजी, निजी माने प्राइवेट वाले, जो जिसका मालिक है, जिस किसी संस्था का, जिस किसी औद्योगिक क्षेत्र का मालिक कोई एक व्यक्ति, कोई एक संस्थान हो, वो तो हो सकती है निजी। और सार्वजनिक जिसके अंदर सरकार की भागीदारी हो या फिर वो सरकार की ही हो, उसे हम सार्वजनिक कहेंगे। ये वाला बड़ा बड़ा खाका है केवल समझने के लिए, ताकि आगे हम ठीक से इसको समझ। ये पूरे चैप्टर का सार यहीं से। तो क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, केवल नाम याद रखो। और संचालन के आधार पर संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र। क्या यहां तक समझ में आ गया क्या? चले आगे, ये लो। अब हम इनको एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे, एक एक को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करेंगे।
अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन सा होता है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। किसका? पहले तो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाते हैं। किसे कहेंगे? प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से? जो सीधे कहीं ना कहीं प्रकृति पर निर्भर हो, जिनका उत्पादन प्रकृति करती हो, ऐसे संसाधनों का यदि हम उपयोग करते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करते हैं तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे हम कपास का उत्पादन करते हैं तो कपास के उत्पादन के लिए हमें प्राकृतिक जो संसाधन है कौन कौन से? जैसे कि पानी हमें चाहिए होता है, मिट्टी चाहिए होती है, सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है, कहीं ना कहीं प्रकृति से ही तो मिल रहा है। तो यह कह सकते हैं कि कृषि का जो उत्पादन है वो कहीं ना कहीं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आता है। कृषि एक कैसे? क्योंकि कृषि के लिए जो भी हमें चाहिए होता है, मिट्टी, पानी और तापमान, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश कह दो, प्रकृति से मिलता है। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन, या वस्तुओं का अर्थ केवल आपके और जो हाथ के अंदर पकड़ी जाए वो वाली नहीं, और भी हो सकती है। जैसे मैंने अभी बताया जल भी है, यहां पर जल को भी वस्तु मान लेंगे, मिट्टी भी हो गई है। तो ऐसा यदि कोई उत्पादन हम करते हैं तो हम उसे क्या कहेंगे? प्राथमिक क्षेत्र। जैसे दूसरा यदि मैं उदाहरण लूं तो मत्स्य पालन हो गया, मछली का पालन। मछली के लिए हमें जल की आवश्यकता होती है। जल एक प्राकृतिक संसाधन है, तो मछली का उत्पादन भी क्या है? प्राथमिक क्षेत्र ही है। प्राथमिक क्षेत्र के अंदर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का अर्थ है वे उत्पादन, सभी उत्पादन जिनका उत्पादन कौन करते हैं? प्रकृति से कुछ न कुछ हम लेते हैं और फिर उसका उत्पादन करते हैं, वे हम प्राथमिक क्षेत्र के अंदर लगे। इसे कृषि या सहायक क्षेत्र भी कहते हैं। कृषि क्षेत्र तो इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जितना भी उत्पादन होता है, जो कुछ भी आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, वो कहीं ना कहीं कृषि से रिलेटेड है या फिर कृषि की सहायक है, कृषि से आसपास से ही है। उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र। इसका दूसरा नाम कृषि क्षेत्र या सहायक क्षेत्र भी है। जैसे कि कृषि से कपास का उगाना, डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन के लिए कहीं ना कहीं हम दूध के लिए, दही के लिए, घी के लिए हम पशुओं पर निर्भर है, जो कि एक जैविक क्रिया के माध्यम से हमें दूध उत्पादन देते हैं। तो उससे भी हमें ये पता चलता है, और सॉरी, उससे भी हम ये देखते हैं कि ये प्राथमिक क्षेत्र है, कहीं ना कहीं प्रकृति से लेते हैं। यानी इस धरती पर जो भी उत्पादन प्राकृतिक संसाधनों की वजह से बनता है, वो किस क्षेत्र के अंदर आएगा, वो किस ग्रुप के अंदर आएगा। हमने 3 ऐसे ग्रुप बना रखे, 1, 2 और 3। इस ग्रुप के अंदर प्रकृति वाले, यहां से लेकर के इसको हम सेकंड ग्रुप द्वितीय क्षेत्र, और इसको हम ले लेंगे तृतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र इन दोनों की सहायता के लिए काम करेगा, जबकि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर प्रकृति से सीधे सीधे आते हैं। जैसे खनन, हम खनन से भी तो निकालते हैं। जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी के अंदर से खुद करके चीजें निकालते हैं। पृथ्वी अपने आप में एक प्राकृतिक संसाधन है, और प्राकृतिक संसाधन होने के नाते, और वन उत्पादन की बात करें तो वो भी। अब हम बात करते हैं, यहां पर हमने क्या लिखा है? कपास की खेती, डेयरी उत्पादन जैसा हमने अभी बात की, खनन, इसके जितने भी प्रकार के हैं खनन, कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि खनन को मानव ने बनाया हो। जो भी मिनरल्स है, खनिज है, मानव ने तो नहीं बनाए, हम उसका प्रकृति से उसको लेते हैं। तो हमने अभी बात की कि जो प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक संसाधनों से हम जिसका भी उत्पादन करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आ जाते हैं। वन उत्पादन भी, अब में से ऐसा तो नहीं है कि सर वन का उत्पादन तो हम ही खुद ही कर लेते हैं इधर हमारे, ऐसा कोई नहीं है। तो प्लीज इस बात ध्यान रखिए, वनों से उत्पादन जैसे कि गोंद हो गया, तेंदू की पत्ती हो गई, अनेक प्रकार की औषधियां हो गई, वो सभी हमें वन से मिलती हैं। औषधियों को कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, संग्रहण करना, एकत्र करना किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। इसके साथ साथ यहां पर मैं यदि लिखना चाहूं तो मत्स्य पालन भी लिख सकता हूं, मछली पालन भी तो लिख ही सकता हूं। क्या फर्क पड़ता है, बुक में भले नहीं लिखा हो। और आपके दिमाग में यदि कुछ आ रहा हो तो बताओ, देखे क्या गायब हो गया रे?
कभी कभी टेक्नोलॉजी की जानकारी नहीं होने से इधर उधर को बटन दब जाता तो हो जाती है इस प्रकार की चीजें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं द्वितीयक क्षेत्र की कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है। क्या होता है द्वितीयक क्षेत्र, बताओ। देखिए आपने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत। वह क्षेत्र जिसके अंदर प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली से अन्य रूपों में रूपांतरित किया जाता है। प्रकृति से हम जो कुछ भी लेते हैं, जो हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंदर जिसका उत्पादन किया है, उसके अंदर हम कुछ बदलाव करेंगे और उससे जो नई चीज हम बनाएंगे वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आएगी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आएगी। जैसे कि हमने यहां पर लिखा है, वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों को, किसको, प्राकृतिक उत्पादों को, यहां पर इसको थोड़ा सा ध्यान से दीजिए। प्राकृतिक उत्पाद कौन से, जिसका उत्पादन हमने अभी थोड़ी देर पहले किया। जैसे कि मैं यहां से ले लूं कपास, कपास जिसका उत्पादन हमने प्राथमिक क्षेत्र के अंदर किया था, क्या इसके रेशे से हम सूती बनाएंगे, क्या कपड़ा बनाएंगे ना। ये जो कपड़ा बनने की प्रक्रिया है ये किसके अंदर आ जाएगी, ये आ जाएगी द्वितीयक क्षेत्र के अंदर। कपड़ा, कपास का बनना, कपास का उत्पादन तो प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, और उसे कपास से सूत का काटना और उसे सूत से कपड़े का बनाना क्या इसमें आ जाएगा, द्वितीयक क्षेत्र के अंदर आ जाएगा। प्राकृतिक उत्पादों का विनिर्माण प्रणाली से, किससे, विनिर्माण क्षेत्र, फैक्ट्री वाले अलग तरह के हम कुछ बनाएंगे, निर्माण की पद्धति से अन्य रूपों में रूपांतरित किया जाता है, चेंजेस करना। जैसे कि अभी एग्जांपल देता, द्वितीयक क्षेत्र कहलाता है, यदि एक बार वापस इसको बोला जाए तो वह क्षेत्र है जिसमें विनिर्माण प्रणाली से अन्य रूपों में प्राकृतिक उत्पादों को बदला जाता हो, उसे हम द्वितीयक क्षेत्र के रूप में कहते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कार्य होते हैं द्वितीयक क्षेत्र के अंदर, वह कहीं ना कहीं उद्योग से रिलेटेड है, उद्योग से संबंधित है। जैसे कपास से कपड़ा बनने की जो प्रक्रिया होती है वो खेतों में तो होती नहीं है, कहां पर होती है, उद्योगों के अंदर होती है। दूसरा, यदि मैं उदाहरण लूं तो गन्ने से गुड़ का बनना, यह भी तो किसी फैक्ट्री के अंदर होता है, किसी उद्योग के अंदर होता है। इसका मतलब हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्र का सारा काम जहां होता है वह स्थान उद्योग है, इसीलिए हम द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। क्या यहां तक समझ में आ गया कि द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र का सारा काम उद्योगों के अंदर होता है, उद्योगों में होता है, इसीलिए द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। क्या यहां तक समझ में आ गया। चलिए हम आगे की बात करते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम कौन कौन सा है, स्वाभाविक सी बात है, वस्तुओं का उत्पादन करना। अच्छा, जो द्वितीयक क्षेत्र, जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र के बाद अगला कदम कौन सा है, प्राथमिक क्षेत्र कपास का उत्पादन, उसके बाद अगला कदम कौन सा है, कपड़े का उत्पादन। कपड़े का उत्पादन ये तो हो गया फर्स्ट स्टेज, तो ये हो गया सेकंड स्टेज। कौन सा, कपड़ा सेकंड स्टेज में बनता है, या फिर ऐसा तो है नहीं कि वो यूं सुरमु बालवीर वाला कार्यक्रम आप देखते होंगे तो उसके अंदर वो करता है, परियां वगैरह यूं डंडा करती है इस तरह के, शू कपड़ा बन जा, ऐसे तो बनता नहीं है। एक स्टेज से बनता है, पहले कपास बनाते हैं, फिर सूत काटते हैं, फिर उससे कपड़े का निर्माण होता है, फिर रंगाई छपाई होती है, फिर इसको काट के दर्जी आपके लिए कपड़े का निर्माण करता है। ये काफी लंबी प्रक्रिया है। वस्तुओं का प्रकृति से उत्पादन नहीं होता, सीधे वस्तुओं का प्रकृति से उत्पादन होता नहीं है। मेरे सामने जो माइक है ऐसा तो है नहीं कि इसका सीधा उत्पादन हो गया, इसके अंदर हो सकता है तांबा हो, लोहा हो, तो पहले माइनिंग हुई है, फिर इसको फिल्टर किया गया, फिर फैक्ट्रियों में गया है, बना है, धीरे धीरे इसके अंदर खूब सारी चीजें लगी। वस्तुओं का प्राकृतिक उत्पादन नहीं होता, निर्मित की जाती है, सीधी डायरेक्ट प्रकृति न होकर के हम उसको बनाते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल हमने देखा, निर्माण किसी कारखाने में, किसी घर में या कार्यशाला में ही हो सकता है, स्वाभाविक सी बात है, आकाश में अंतरिक्ष में तो होगा नहीं। तो कपास के रेशे, जैसे कपास से रेशे, ये छोड़ो हमने देख लिया दोनों ही। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र के बारे में। क्या होता है तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर कह सकते हैं। अच्छा, इंग्लिश तो नहीं बोलनी है ना, ध्यान रखना है कि, ताकि इंग्लिश मीडियम के तो वैसे भी नहीं है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो वीडियो पहले से ही खूब सारे पड़े, तो क्यों नहीं अपन हिंदी मीडियम के लिए डाले। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए इंग्लिश की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए इंग्लिश नहीं बोली जाए। चलिए आगे बात करते हैं तृतीयक क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के लिए सहायता करता है।
वह क्षेत्र, जैसा कि हमने शुरुआत के अंदर कहा था, आप कहोगे सर किस प्रकार सहायता करता है? प्राथमिक क्षेत्र के और द्वितीयक क्षेत्र के अंदर जो गतिविधियां होती है, उन गतिविधियों की हेल्प करने के लिए जो गतिविधि होती है वो कहीं ना कहीं तृतीयक क्षेत्र के अंदर आती है। जैसे थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि आपने प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, आप मान लीजिए कृषि करते हैं और कृषि उत्पाद आपने बनाया, चाहे आपने गन्ना उगाया है, कपास उगाया है, पटसन उगाया है, कुछ भी उगाया है, आपको उसको फैक्ट्री भेजना है। कैसे भेजेंगे? ट्रक लेके जाएंगे या फिर सर पे लाद के ले जाएंगे? ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं हम परिवहन का उपयोग करेंगे, चाहे परिवहन वो ट्रक का हो जाए, ट्रैक्टर का हो जाए, ट्रेन का हो जाए, बैलगाड़ी का हो जाए, कुछ भी हो सकता है, पर परिवहन किसी न किसी साधन का उपयोग करेंगे। जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद को लेकर के द्वितीयक क्षेत्र तक यानी फैक्ट्री तक जो लेके जाता है, उस सर्विस, वो एक तरह की सेवा दे रहा है आपको, आपसे पैसे लेकर के आपके लिए वो काम करता है, यानी एक तरह की सेवा है। तो वो जो होता है, वो ग्रुप का काम होता है, वो आता है तृतीयक क्षेत्र के अंदर। इसका यदि दूसरा एक और उदाहरण मैं देखना चाहूं कि मान लीजिए कि आपको अपना सामान बेचना है और व्यापारी से बात करनी है, प्राथमिक उत्पाद जैसे हो गया, या मैं द्वितीयक उत्पाद ही कह दूं, प्राथमिक तो छोड़ो अपने, कि मान लीजिए आपकी फैक्ट्री के अंदर कपड़े का उत्पादन हो गया है, मार्केट के अंदर स्वाभाविक सी बात है बेचोगे, ऐसा तो है नहीं घर पे रखोगे। तो वो जो कपड़ा है वो बेचने के लिए आपको व्यापारी तक जाने के लिए फोन से संपर्क करना हो सकता है पहले किसी में पत्र व्यवहार करना हो सकता है मेल करना पड़ जाए। वो जो इसके अलावा, उत्पादन के अलावा, फैक्ट्री के अलावा जो अदर सर्विसेज होती है, सेवाएं जो होती है, वो किसके अंदर आ जाती है? वो आ जाती है तृतीयक क्षेत्र के अंदर। जैसा कि हमने यहां पर लिखा है, जैसे बैंकिंग सेवाएं, टेलीफोन, पत्राचार, व्यापार, उपभोक्ता तक पहुंच, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। यह गतिविधियां उत्पादन, बाजार, सेवाओं का सृजन करती है, इसीलिए तृतीयक क्षेत्र के अंदर इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसा कि हमने देखा, जैसे डॉक्टर हो गया, शिक्षक, धोबी, नाई, मोची, वकील, इंटरनेट वगैरह वगैरह वगैरह। आज हमने तृतीयक क्षेत्र के बारे में पढ़ा। कल इसके आगे की क्लास को विधिवत रूप से शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।